बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 का चैप्टर 6, जिसका नाम है उषा। और ये एक कविता है और शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। और ये जो कविता है उषा, इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी ने नए बिंबों, नए उपमानों का प्रयोग किया है। और इस कविता में उन्होंने अपने आसपास की चीजों को ही लिया है, यानी कि जो भी उनके आसपास की चीजें हैं उनके बारे में ही बताया है। और सूर्य उदय से पूर्व जो भोर का समय होता है, उस समय पल पल होने वाले परिवर्तनों, जो प्रकृति में पल पल होने वाले परिवर्तन हैं, उनका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। तो ये कविता बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। इसमें जो पुराने उपमान है उसमें भी कवि नए रंग भर रहे हैं। तो एक नए तरीके की कविता आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारी कविता है और बहुत ही छोटी सी है। तो आप बिल्कुल इसमें बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, सुनने में, समझने में। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न भी इसमें कुछ है उन्हें भी करेंगे। और सबसे पहले, क्योंकि हम शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, यानी कि उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कविता जो उषा है, ये शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है और कविता का नाम है उषा। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 फरवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है, में हुआ था। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात चले बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। और ये इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई है। सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कबीर सम्मान सहित अनेक सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है, अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनका निधन सन 1993 अहमदाबाद में हो गया था। और यहाँ पर इन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता जो है वो प्राण है। तुमने धरती का पद पढ़ा है, धरती अर्थात इस संसार का, इस पृथ्वी का पद पढ़ा है। तो ये जो कविता है, इसके बारे में कुछ आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दी गई बातें हैं कि प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है, ये कवि ने नए बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, नए प्रतीक दिए हैं, नए उपमान दिए हैं। तो यहाँ पर कविता कविता पुराने उपमानों में भी एक नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास कवि ने किया और अपने आसपास की कविता, अपने आसपास को ही कविता का हिस्सा बनाया है और प्रकृति में होने वाले मानवीय जीवन चित्र बनाकर अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में जो यहाँ पर आपको कविता दी गई है उषा, उसमें सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। अर्थात वो कवि जो है वो सूर्योदय के लिए एक मूक दर्शक ना बनकर, सूर्योदय के लिए वो एक मूक दर्शक नहीं है, आसमान के लिए एक मूक दर्शक नहीं है, वो भोर की जो आसमानी गति है, वो धरती के जीवन
भरे कोलाहल से जोड़ना चाहते हैं, जीवन से उसे बांधना चाहते हैं। तो इसी तरह यही चीजें यहाँ पर दिखाई है कि शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का एक अद्भुत प्रयास किया है। अर्थात प्रकृति में जो भी घट रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनको उन्होंने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। और ये कविता इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, अर्थात वो उसको चुपचाप नहीं देख रहा है कि वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। अर्थात वो केवल और केवल उस भोर का एक मूक दर्शक बनकर नहीं खड़ा है, जबकि वो हमारी धरती पर जो जीवन है और इस जीवन में जो हलचल है उससे जोड़ रहा है उस प्राकृतिक दृश्य को। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ साथ जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। अर्थात गांव की जो सुबह होती है वहां पर क्या होता है, सिल होता है, राख से लिपा हुआ चौका होता है, स्लेट की कालिमा होती है। इस तरह जिसमें चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। सुबह के टाइम गांव की जो सुबह होती है वहां पर राख से लिपा हुआ एक चौका होता है और सिल होता है जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, स्लेट की कालीमा अर्थात जिसमें बच्चे लिखने के लिए जिसको स्कूल लेकर जाते हैं। और ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां पर रंग है, गति है और भविष्य की उजासा है। अर्थात भविष्य के लिए उत्सुकता है, भविष्य के लिए एक सोच है भविष्य के लिए, और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती है उषा। अर्थात हर कालिमा अर्थात हर सुख से दुख से बाहर निकलने का एक एहसास कराती है। कौन? उषा अर्थात भोर। तो ये जो कविता है ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसको हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ। जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, सूर्य नहीं निकला हुआ होता है, तो उस समय के यहाँ पर नभ अर्थात आकाश की बात की है कि जो प्रातः का नभ होता है वो कैसा होता है? नीला, शंख के जैसा भोर अर्थात बिल्कुल सुबह सुबह। वो एक सुबह होती है कि जिसमें सूरज निकल जाता है, लेकिन बिल्कुल भोर जैसे आजकल के टाइम में आप देखेंगे कि भोर कब होती है? 5 से 5:15 बजे के बीच में। जब आप बाहर निकलेंगे तो तब सूर्य भी नहीं निकला हुआ होता है और एकदम रात भी नहीं होती है। तो आपको इस तरह का नीला आसमान और नीला चारों तरफ वातावरण आपको दिखाई देता है। तो प्रातः का नभ था बहुत नीला, शंख के जैसा। तो यहाँ पर कवि ने प्रातः काल सूर्योदय के मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। और कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश जो है वो नीले रंग के शंख जैसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल जिस तरह नीले रंग का शंख होता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, तो उसके जैसा प्रतीत हो रहा है। राख से लीपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। अर्थात सुबह की बात की है तो प्रातः काल यानी कि सुबह के वक्त आकाश जो है वो किसकी तरह प्रतीत हो रहा है? वो उस चौके के समान प्रतीत हो रहा है जो अभी गीला पड़ा है। अर्थात लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। जब चौका सुबह के टाइम पे, जो गांव का जो एक वातावरण होता है, गांव में सुबह के टाइम पे पूरा साफ सफाई की जाती है, तो जो चूल्हा होता है, चौका होता है जहां पर खाना बनाया जाता है, उसे मिट्टी से लीपा जाता है। तो उस चूल्हे की यहाँ पर बात की जा रही कि राख से लिपा हुआ चौका
जैसे अभी गीला पड़ा हो। इस तरह का दृश्य ये इस प्रकृति में अभी दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, तो यहाँ पर सूर्योदय से पहले काली सिल जैसा प्रतीत हो रहा है आकाश। जैसे सिल होता है जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, तो ये आकाश उस काली सिल के जैसा प्रतीत हो रहा है। और अब ऐसा लगता है कि काली सिल को सूर्य के उदय के साथ लाल केसर से धो दिया गया हो। सुबह के टाइम पे पूरी, जैसे मैंने आपको बताया, साफ सफाई की जाती है, तो मसाले पीसने के लिए जो सिल है उसको भी धोकर साफ सुथरा करके रखा जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, जैसे जो बहुत काली सिल है, जो गंदी पड़ी हुई सिल है, उसे जरा सा लाल केसर से धोकर रख दिया गया हो। और स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ, अब धीरे धीरे, इससे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कवि ने प्रकृति में पल पल होने वाले परिवर्तन का, भोर से पहले अर्थात सूर्योदय से पहले प्रकृति में पल पल होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। तो आप एक एक शब्द में देख सकते हैं कि एक नई ही बात हमें दिखाई दे रही है, एक नई ही चीज हमें दिखाई दे रही है। कि सबसे पहले जब हमने देखा कि प्रातः का जो, भोर का जो नभ था, वो हमें बिल्कुल नीला प्रतीत हो रहा था, नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा था। और उसके थोड़ी सी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद, अब वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है, थोड़ा सा ग्रे कलर का थोड़ा सा हो गया है। और वो कैसा लग रहा है, जैसे राख से लिपा हुआ कोई चौका हो, लेकिन जो अभी गीला पड़ा हो, सूखा ना हो। और उसकी थोड़ी देर बाद, बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर बाद, फिर क्या दिखा कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से धुल गई हो। अब जो थोड़ा सा जब वो कालीमा जो है, वो ग्रेनेस जो है वो हटती है, तो फिर थोड़ा सा आसमान हल्का सा लाल दिखने लगता है। और ऐसा लगता है कि जो काला सिल था वो धोकर साफ करके रख दिया गया हो, और वो भी किससे, केसर से, अर्थात केसर की लालिमा उसमें बस गई हो। तो उसके बाद क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो। और उसके थोड़ी ही देर बाद, बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर बाद, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो लाल खड़ी, स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दी हो। फिर पूरा चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ फिर हमें इसी तरह का लाल लाल सा जो एक वातावरण होता है वो दिखाई देने लगता है। अर्थात सूर्य की, क्योंकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो लाल लाल किरणें हैं, जो किरणें निकली है, वो अब पृथ्वी पर पड़ने लगती है। और उससे चारों तरफ का जो वातावरण है वो किस तरह का प्रतीत होता है, हल्का सा लाल प्रतीत होने लगता है। ऐसा लगता है कि स्लेट पर लाल खड़िया या फिर लाल चौक मल दी गई हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो ऐसा लग रहा है कि नीले जल में, जहां पर सूर्योदय के समय आपने देखा होगा कि अक्सर जब सूर्योदय होता है तो या तो अलग अलग दृश्य होते हैं, वो देखने की दृष्टि से कि हम कहाँ से सूर्योदय को देख रहे हैं। अगर हम पहाड़ों पर रहते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य पहाड़ से निकल रहा है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य जो है समुद्र से निकल रहा हो। तो यहाँ पर कैसा बताया है, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब थोड़ा सा जब और ऊपर आ जाता है सूर्य, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले रंग के जलाशय के समान वो
प्रतीत होता है, अर्थात सूर्योदय के समय जो नीले रंग का आसमान हो जाता है वो ऐसा लगता है कि वो नीले रंग का जलाशय है, अर्थात नीले रंग का समुद्र है। और ऐसे जलाशय के समान प्रतीत होता है जैसे जलाशय में गोरे रंग की किसी सुंदरी की जो देह है वो हिल रही हो, अर्थात समुद्र में जैसे कोई गोरे रंग की देह वाली जो युवती है वो स्नान कर रही हो, उसकी जो देह है अर्थात उसका जो शरीर है वो हिल रहा हो, इस तरह का प्रतीत होता है सूर्य उदय का जो दृश्य है। और इसको हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो जो सूर्य की लालिमा युक्त किरणें हैं जब वो किसी जलाशय पर पड़ती है, समुद्र पर पड़ती है, तो जो उसकी लहरें हैं, क्योंकि अब सूर्योदय होने को आया है और अब सूर्य की जो लाल किरणें हैं उनमें थोड़ा सा सफेदी सी आ गई है, और वो किरणें जब समुद्र में पड़ती हैं, जल में पड़ती हैं, तो वो किस तरह की लगने लगती है, वो हमें बहुत प्यारी सुंदर किसी सफेद रंग की वस्तु सी लगने लगती है, स्वर्ण सी लगने लगती है और हिल रही हो जैसे। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। अब धीरे धीरे जो ये उषा थी अर्थात भोर थी, इसका जो जादू है वो टूट रहा है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर उषा के जादू के बारे में बोला है और कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सूर्योदय हो रहा हो। अब जो अभी तक भोर हो रही थी, अभी तक जो सूर्य के प्रकाश की जो यहाँ पर हमने बात की थी, तो उसमें क्या है कि उषा का सौंदर्य अब धीरे धीरे बदल रहा है। सबसे पहले आकाश के बारे में बताया, उसके बाद बताया कि वो सिल के समान गीली चौकी के समान लग रहा है, उसके बाद बताया कि वो सिल के समान लग रहा है, उसके बाद बताया कि वो किसी सुंदरी की जो देह है उसके समान प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि इस प्रकार सूर्योदय के समय जो उषा का जो दृश्य है, उषा का जो सौंदर्य है वो हर समय बदलता रहता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार अब पूर्ण सूर्योदय के समय, अब पूर्ण रूप से सूर्योदय हो चुका है, अर्थात सूर्य जो है वो बाहर निकल चुका है। तो इस प्रकार पूर्ण सूर्योदय के समय जो उषा का जो अब प्रभाव है, उषा का जो जादू है, और वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है, अर्थात उसका जादू जो है वो टूट रहा है। तो इसका अर्थ है कि सूर्योदय हो रहा है। तो ये बहुत प्यारी सी कविता यहाँ पर हमें दिखाई, हमें पढ़ाई गई। और अब पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। कुछ यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा बहुत नए उपमान दिए हैं, बहुत नई उपमाएं दी गई हैं। तो उपमाएं कहाँ से ली गई थी? गांव से ली गई थी। तो कविता में किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो सबसे पहले हम इस पंक्ति से बता सकते हैं कि जहां पर हमने पढ़ा था कि जो सुबह है वो राख से लिपी हुई किसी चौकी के समान प्रतीत हो रही है, और दूसरा काले सिल पर केसर डाला हुआ है, मानो इस तरह का प्रतीत हो रहा है। तो ये जो दो उपमान है, और नंबर तीसरा था कि बच्चों की जो स्लेट है उस पर मानो कोई लाल खड़िया या फिर चौक रगड़ दी गई हो। तो ये तीनों उपमान हमें ग्रामीण परिवेश से दिखाई देते हैं और ये हमें बताते हैं कि ये जो कविता है ये गांव की सुबह का गतिशील चित्र है, क्योंकि गांव में भी सुबह के समय सबसे पहले चूल्हा लेपा जाता है, फिर उसके बाद उसमें खाना बनाया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये कविता है इसमें इन तीन उपमानों, कौन कौन से उपमान? सबसे पहले राख से लिपा हुआ चौका,
दूसरा उपमान, काले सिल को सिल धुले हुए केसर, धुला हुआ सिल केसर द्वारा। और नंबर 3 कि जो जिस पर लाल रंग की चौक या फिर खड़िया रगड़ दी गई हो, ऐसी स्लेट। तो इन तीनों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक में विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? तो राख से लिपा हुआ चौका, ये तो बताया है कि वो ग्रे कलर का लग रहा है, लेकिन अभी गीला पड़ा है, इसको ब्रैकेट में बंद किया है, अर्थात अभी ये गीला है, अभी भोर नहीं हुई है, अभी सूखा नहीं है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पर ब्रैकेट में बंद किया है। अभी आगे इसके कुछ प्रश्न हैं। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्य अस्त का शब्द चित्र खींचिए। आप भी जिस तरह यहाँ पर कवि ने अपने परिवेश से जुड़े हुए, अपने ग्राम्य परिवेश से जुड़े हुए चीजों का वर्णन करते हुए, चीजों की उपमानों का उपमा देते हुए, इन उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय का वर्णन किया है, तो आप अपने परिवेश से लेकर कुछ शब्द ले सकते हैं, कुछ उपमान ले सकते हैं और उससे सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींच सकते हैं कि आपको किस प्रकार का प्रतीत हो रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त। यहाँ पर कुछ और चीजें आपके पाठ में दी गई हैं। यह है आपसदारी, अर्थात सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th तक आते आते आपने काफी इस तरह की कविताएं, काफी इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ ली होंगी। प्रसाद की कविता बीती विभावरी, जागरी और अज्ञेय की बावरा अहेरी की पंक्तियां यहाँ पर दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, और एक ये कविताएं यहाँ पर बॉक्स में दी गई है। और उषा कविता के समांतर ही इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर तीनों कविताओं का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि कौन कौन सी कविता आपको ज्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पर एक और कविता है जिसका आप इसका भी आप विश्लेषण करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से उपमान दिए गए हैं, कौन कौन से अच्छे शब्दों का चयन किया गया है, और दूसरा परिवेश क्या है। जैसे इससे पहले हमने जो ये कविता पढ़ी, इसमें ग्राम्य परिवेश दिखाया गया था, ग्राम्य परिवेश का शब्द चित्रण किया गया था। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की एक बहुत प्यारी सी कविता दी है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो ये बहुत प्यारा सा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई ये बहुत प्यारी सी कविता है कि बीती विभावरी जागरी, अर्थात अब रात जो है वो बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। तो उसी तरह यहाँ पर बिल्कुल सूर्योदय का वर्णन इन्होंने किया है कि सूर्योदय के समय प्रकृति में किस किस तरह के परिवर्तन होते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर उपमानों का प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस कविता में किया है। और शब्दों का चयन तो आप देख ही रहे हैं, कविता में कितने प्यारे प्यारे शब्द, कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर इनके अर्थ निकलते हैं। और परिवेश आप देख रहे हैं, ये एक प्राकृतिक परिवेश का यहाँ पर वर्णन किया है कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको दिखाया है कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, अर्थात अंबर को यहाँ पर पनघट की उपमा दी है और तारा घट उषा नागरी, अर्थात जो तारे हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। उषा नागरी, उषा अर्थात जो भोर है उसको एक नव युवती की संज्ञा दी है, और वो तारों को डुबो रही है, अर्थात जैसे सुबह के समय गांव की जो महिलाएं होती हैं, युवतियां होती हैं, वो
पानी लेने के लिए अपने पनघट पर जाती हैं और वहां पर अपने घड़े को पानी में डुबोती हैं। तो उसी तरह जो उषा है अर्थात भोर है, वो तारा घट नागरी, जो उनका घट है वो तारा है अर्थात तारे हैं, और वो अब धीरे धीरे पनघट अर्थात अंबर रूपी पनघट में डूब रहे हैं। तो इसी तरह आप बाकी पंक्तियों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारे शब्दों में सारी पंक्तियों में उपमान, शब्द चयन और परिवेश को लिखेंगे। बहुत प्यारी ये कविता है। तो बच्चों, आज की जो ये कविता है उषा, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और पाठ से जुड़े हुए जो कुछ प्रश्न हैं वो भी हमने कर लिए हैं। आगे इस पाठ में 2 कविताएं आपको दी हैं, बहुत ही प्यारी कविताएं हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो है उनको कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि आप जब परीक्षाओं में इस तरह के आपको पैराग्राफ्स आते हैं कि आप भावार्थ लिखिए, आप काव्य सौंदर्य लिखिए, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से पहले ही कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो आज का सेशन जो हमारा वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।